नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं। जो आज की जो श्रृंखला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस श्रृंखला से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। ये लेके चलिए कि 1 से 2 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे इस श्रृंखला से। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत का जो संवैधानिक इतिहास है उसको समझने से पूर्व हमें थोड़ा सा आगे जाना होगा। आज़ादी से पूर्व हम यदि बात करें दोस्तों, जो संविधान होता है वो वैधानिक दस्तावेज होता है, वह जिसमें शासन कि मूलभूत जो सिद्धांतों का उसमें वर्णन होता है। साथ ही किसी भी देश के लिए ये शासन संचालित करने के लिए, चाहे राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें, तो उसको संचालित करने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है। इसलिए इसे संवैधानिक विकास कहा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके संबंध में, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत पर अपने शासन को मजबूत करने के लिए और अनुकूल करने के लिए कई एक्ट पारित किए जो भारत के संवैधानिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। दोस्तों, यदि हम ब्रिटिश सरकार की बात करें जिन्होंने अपने शासनकाल में बहुत ढेर सारे ऐसे एक्टों को पारित किया जो संविधान निर्माण के लिए मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें शासन की गतिविधियां या दैत शासन करने की संपूर्ण गतिविधियां उसके अंतर्गत सम्मिलित थी, जिसे हम संविधान का एक खाका जिसके अंतर्गत तैयार होता है, हम जिसे हम संविधान का विकास कहते हैं, वो इसके अंतर्गत हमें समावेशित देखने को मिलता है। यदि हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो निर्माण में किसी भी निश्चित समय पर नहीं होता है। जब संविधान का जब निर्माण होता है किसी पर्टिकुलर निश्चित समय पर नहीं होता है, वरन कि उसमें कर्मिक विकास उसके अंतर्गत होता है, या उसका कर्मिक विकास का परिणाम जो निकल के सम्मुख से आता है हम उसे क्या कहते हैं, संविधान का विकास कहते हैं, या कर्म विकास का वो चरण कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमें वो समावेशी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो ब्रिटिश शासन के दौरान जिसकी गति क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा धीमी हो गई थी। यदि हम दोस्तों बात करें भारत का जो संवैधानिक विकास के अंतर्गत या इतिहास के बारे में बात करें, तो एक्ट पढ़ने से पूर्व हम एक्टों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कौन कौन से एक्ट उनके द्वारा पारित किए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक्टों के बारे में बात करेंगे, और दूसरी हम बात करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो एक्ट पारित हुए थे उन एक्टों के बारे में हम इसमें तुलना करेंगे। जो पहला ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो एक्ट पारित किए गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट पारित किया गया था, हम उसमें समावेशी तुलना भी करेंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्टों के बारे में बात करते हैं। आप जैसे स्क्रीन में देख रहे होंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करें, ठीक है, जो 1973 में पारित किया गया था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। उसके पश्चात चार्टर एक्ट 1793 में आया। उसके बाद चार्टर एक्ट सेकेंड आया 1813 में, ये आया चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट तीसरे की यदि हम बात करें तो 1833 में ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद चौथा जो चार्टर एक्ट आया, अब हम चौथे चार्टर एक्ट की यदि हम बात करें तो वो उसका जो क्रम रहा था वो 1853 में उसका निर्माण किया गया था, वो एक्ट को पारित किया गया था। अब यदि हम बात करें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो एक्ट पारित किए गए थे, भारत के अंतर्गत जब शासन चल रहा था तो ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण इसके अंतर्गत था। तो उसमें जो भारत का शासन अधिनियम था 1858 के अंतर्गत पहला अधिनियम पारित हुआ। उसके पश्चात भारत परिषद अधिनियम लागू किया गया, तो वो 1861 में वो किया गया था। और फिर उसके पश्चात फिर
अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया था 1892 में, उसको पारित किया गया था। और भारत परिषद जो अधिनियम था दोस्तों 1909 में फिर उसके पश्चात वो पारित हुआ। अब यदि हम बात करें उसके पश्चात जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, इससे पूर्व जो नियम पारित हो रहे थे वो भारत परिषद अधिनियम 1909 तक पारित हुए थे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1919 में ये किया गया था। उसके पश्चात भारत शासन अधिनियम एक्ट को लागू किया गया था जो 1953 में 35 में वो एक्ट पारित किया गया था। और उसके पश्चात जो लास्ट जो अंतिम एक्ट की यदि हम बात करें जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो ये लागू किए गए थे, वो भारत स्वतंत्र अधिनियम एक्ट लागू किया गया था। ये किया गया था 1947 को ये एक्ट पारित किया गया था। आइए शुरुआत करते हैं, इन एक्टों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। उससे पूर्व यदि हम बात करें दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जाएगी क्योंकि आप इसमें बोर हो रहे होंगे, मगर ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि बिना इसके समझने से आपको ये एक्ट के संबंध में कोई भी चीज़ अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगी। कभी क्वेश्चन बनता है कि भारत में ब्रिटिश शासन का जो कंपनी का जो व्यापार स्थापित हुआ था वो कब हुआ था। दोस्तों यदि मैं बात करूँ 1600 ईसा पूर्व 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में ये व्यापार करने के लिए आए, जिसने धीरे धीरे भारत में अपना व्यापारिक सौदा बहुत तीव्र गति से करा और यहाँ पर धीरे धीरे हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ते हुए चले गए। यदि हम बात करें जो महारानी थी, जो महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम थी, क्वीन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत क्या किया था, जो चार्टर द्वारा जो भारत में व्यापार करने के लिए जो विस्तृत जो अधिकार जो प्राप्त थे इसके अंतर्गत, वो कंपनी के जो कार्य थे जिसमें मात्र व्यापार के उद्देश्य तक ये सीमित नहीं थे। और साथ ही पहले क्या था, ये सिर्फ जो इसका जो उद्देश्य था भारत में आने का वो सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य तक ही ये सीमित थी। उसके पश्चात जब 1765 में जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो दीवानी थी उस चीज़ को इन्होंने प्राप्त कर लिया था, तो इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, भारत में कंपनी का जो क्षेत्र था वो जो यदि हम शक्ति की बात करें, शक्ति को बनाने में या उसको विस्थापित करने में इन्होंने अपनी क्रिया को क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। यदि थोड़ा सा और हम डिटेल में समझें तो जिस समय 1858 था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन कर रहा था भारत के अंतर्गत, तो ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें विभिन्न अवसरों पर अनेक ऐसे कानूनों का निर्माण किया गया जिसमें आदेश पत्र भी जारी करके कंपनी के जितने भी शासन को अपने हाथ में नियंत्रण करने की इसके अंतर्गत जो प्रस्ताव रखा गया था सीधे कि इसको जो कानून बनने के जो अध्यादेश जो जारी हुआ था उसके रूप में जो कंपनी के जो शासन था उसका नियंत्रण अपने हाथ में रख लिया था। और साथ ही जो कानून को इन्होंने धीरे धीरे अब क्या किया, भारत में संवैधानिक विकास की जो पृष्ठभूमि थी उसको यहाँ पर रखा। यहीं से क्या हुआ, भारत की जो संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार हुई। यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, भारत का जो संवैधानिक इतिहास की बारे में बात कर रहे थे, जो भारत का जो संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे, तो यहीं से भारत के संवैधानिक विकास की नींव रखी गई थी। आइए बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इसको समझते हैं। कंपनी के जो प्रशासन पर ब्रिटिश का संसदीय नियंत्रण की यदि बात करें, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जिसमें जो आदेश पत्र जो जारी कर गया था उसके बाद क्या होता है, संपूर्ण रूप से जो कंपनी का शासन ब्रिटिश संसदीय का अंतर्गत इन्होंने किया गया था, अपने हाथ में ले लिया। जो 1973 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो भारत के संवैधानिक विकास के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नींव का इसने काम किया, या कहें इसका जो महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंतर्गत रही इसकी। ठीक, यदि अब हम बात करें तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो हम 1773 से जो भारत में जो पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो पहला एक्ट जो पारित किया गया था, जो जिसे हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें कंपनी का क्या था, पूर्ण रूप से इसमें ब्रिटिश संसदीय का नियंत्रण हो गया था। और साथ ही बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंटियों का संयुक्त गवर्नर जनरल को नियुक्त कर दिया था, जिसमें पहले क्या थे, 3 प्रेसिडेंटी गवर्नरों को नियुक्त किया गया था इसके अंतर्गत। ठीक है, अब
क्या हुआ, इसमें इन तीनों को एक कर दिया गया। समझ गए ना, जो तीन थे उनका एक संयुक्त जनरल गवर्नर, इनके ऊपर एक जनरल अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर दिया, जिसे संयुक्त जनरल कहा जाता है। यदि मैं बात करूं रेगुलेटिंग एक्ट की, तो जब संवैधानिक विकास की मैं बात कर रहा था, जिसके अंतर्गत इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो भारत के संवैधानिक विकास के लिए, और इस अधिनियम ने के मध्य से, ठीक है, इस जो ये अधिनियम था इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ब्रिटिश का जो संसदीय, मैंने आपको बताया ना, जो संसदीय प्रणाली थी, जो नियंत्रण की बात कर रहा था, इसने इसको अपने अंतर्गत स्थापित कर लिया। ठीक है, और जो तत्कालीन जो वहाँ पर जिसमें जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश सरकार के, ठीक है, जो तत्कालीन जो उसमें ब्रिटिश सरकार के जो प्रधानमंत्री थे, जो लॉर्ड नॉर्थ जो थे, और उन्होंने क्या किया, एक गोपनीय समिति का क्या किया, सिफारिश की, जिसमें 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं, 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पे हम इसको जानते हैं। अब यदि हम बात करें, इसे विस्तारपूर्वक समझने की बात करें, तो इसके अंतर्गत क्या था, जैसे कि बंगाल के गवर्नरों को 3 प्रेसिडेंटियों का संयुक्त गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया था। तो अब ये कौन थे ये 3 गवर्नर, ये मैं बात करता हूँ इसमें एक तो मद्रास, मुंबई और बंगाल के जो जो अधीनस्थ जो गवर्नर थे, उनका पहले क्या था, प्रेसिडेंटियों का एक जनरल गवर्नर एक दूसरे से क्या थे, ये स्वतंत्र थे। अब ये स्वतंत्र ना होके अब इनके ऊपर एक शासक के तौर पर संयुक्त जनरल गवर्नर को इसके अंतर्गत बैठा दिया गया है। और इसके बाद क्या होता है, इस अधिनियम के अंतर्गत देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था, कोलकाता में 1774 में उच्चतम न्यायालय के क्या हुआ था, न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसे हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और उसके अन्य क्या होंगे, न्यायाधीश उसके होंगे। इसमें एक प्रमुख जो इसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जिसका मुख्य न्यायाधीश होगा, और इसके अंतर्गत 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और साथ ही 1935 के अधिनियम द्वारा एक संसदीय न्याय की व्यवस्था की गई थी, जिसे आज हम भारत की जो न्याय व्यवस्था का नींव रखने का काम यहीं से प्रारंभ हुआ था। और इसके जो पहले जो कोलकाता के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे, जो ठीक है, कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की थी, उसके जो पहले जो न्यायाधीश रहे वो सर एलिजा इम्पे उनका नाम था, जो कलकत्ता स्थित जो न्यायालय थे उनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक है, अब हम बात करें, जब इस राह में जो राह थी, जो अधिनियम पारित किया गया था, तब प्रधानमंत्री उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ये थे उस समय, और बिना लाइसेंस प्राप्त किए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से क्या था, प्रतिबंध कर दिया था। जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उनको इससे क्या कर दिया था, पृथक कर दिया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पर हम थोड़ा सा और प्रकाश डालें, तो इसके तहत क्या था, 1773 का जो अधिनियम था, रॉलेट एक्ट, जिसे हम रॉलेट एक्ट के माध्यम से जो जानते हैं, इसके तहत कंपनी के जो निजी कर्मचारी थे, उन्होंने व्यापार करने से जो भारत के लोगों को इन्होंने क्या किया, उपहार दिया और रिश्वत लेना यहाँ से क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। पहले क्या था, यहाँ पर रिश्वत ली जाती थी, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से कहीं ना कहीं अपनी जेबें भरी जाती थी। तो अब जिस समय ये चीज़ें कंपनी ने जब पूर्ण रूप से अपना शासन नियंत्रण हाथ में ले लिया, तो ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा से बंद हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले एक्ट की। यदि हम बात करें 1781 का अधिनियम, देखिए 1781 का अधिनियम पढ़ने से पूर्व हमें ये समझना होगा, 1784 का अधिनियम आता है। ठीक है, देखिए 1781 का अधिनियम, फिर 1784 का अधिनियम। अब हम 1781 का अधिनियम के बारे में बात करें, तो इसमें गवर्नर जनरल तथा परिषद के
को प्रांतीय न्यायालयों तथा परिषदों के लिए विविध बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब जो जनरल गवर्नर थे, जो तीनों प्रांतों को मिलाकर एक गवर्नर, संयुक्त गवर्नर बना दिया था, इसके अंतर्गत जो परिषदी को क्या है, प्रांतीय न्यायालयों में अलग अलग न्यायालयों का गठन करने के लिए इसमें क्या था, विधि रूप से इसे अधिकार प्राप्त हो गया था, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इसमें क्या कर दिया था, इसको निश्चित कर दिया गया था, या कहें इसके अंतर्गत इसको जोड़ दिया गया था। अब बात करते हैं 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या एक्ट था, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, ये मैंने शॉर्ट नोट्स हैं, मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि मैं बात करूं 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट की यदि बात करें, जो ये अधिनियम का जो ये अधिनियम था, जो 1794 का, ये कंपनी द्वारा क्या किया गया था, अधिकरण जो भारत के जो राज्य थे या क्षेत्र थे उनका अधिकरण इसके अंतर्गत किया गया, जिसमें ब्रिटिश क्राउन का स्वामित्व इसके अंतर्गत रह गया था। ये पहला ऐसा संवैधानिक दस्तावेज था जिसमें क्या स्वामित्व की बारे में बात हो रही थी। ठीक है, और जब एक्ट को जब ब्रिटिश संसद में तत्कालीन जिसमें प्रधानमंत्री रहे थे विलियम पिट द्वारा इसको क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसलिए इस जो अधिनियम जो है ईस्ट इंडिया एक्ट की यदि हमारे, तो इनके नाम पर इसका रखा गया था। और इस एक्ट के जो माध्यम से कंपनी के क्या था, व्यापार की यदि हम बात करें या प्रशासन की बात करें, इनके जो शक्तियों के कार्य क्या कर दिया था, अलग अलग इसको कर दिया गया था, ना कि एक के हाथ में रख दिया गया था। और साथ ही यदि हम इस एक्ट की बात करें तो जो व्यापारिक जो क्रियाकलाप इसके अंतर्गत होते थे, जैसे कंपनी के जो निर्देशकों के हाथ में जो पहले की तरह नहीं था, और इसके अंतर्गत क्या कर जब राजनीतिक क्रियाकलाप जैसे कि जिसके अंतर्गत हम सैनिकों की बात करें, अर्धसैनिकों की बात करें या राजस्व की बात करें, तो इसका जो नियंत्रण था और जो परिप्रेक्ष्य था इसका, तो जो इंग्लैंड द्वारा 6 सदस्यीय टीम जो बनाई गई थी उनके हाथ इसको पूर्ण रूप से सुपुर्द कर दिया था। और कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक जो कार्यकलाप एक दूसरे से क्या कर दिया गया था, इससे पृथक कर दिया गया था। ठीक है, अब इस एक्ट के विवाद से, जब ये एक्ट का विवाद हुआ था, तो लॉर्ड नॉर्थ व फार्की मिली जुली सरकार से, जो इनकी जो मिली हुई जो सरकार थी, उसको क्या करना पड़ा, यहाँ पर त्याग पत्र देना पड़ा। और कंपनी के जो पदाधिकारी थे उनको उफाल लेने पर जो प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और भारतीय थे जो प्रदेश की जो अंग्रेजी शासन को क्या करने लगे, यहाँ पर पूर्ण रूप से विस्थापित करने के लिए, और अंग्रेजी राज्य का प्रदेश इसे कहा जाता है। पहले क्या था, यहाँ पर भारतीय प्रदेश के रूप में इसे जानते थे। अब इसके अंतर्गत जब ये रिश्वत लेना जब प्रतिबंध कर दिया, या पूर्ण रूप से इस प्रकार से ये चीज़ें रोक दी गई थी, तो अब क्या था, भारत के जो प्रादेशिक जो राज्यों की यदि हम बात करें, जो प्रदेशों की बात करें, तो अब ये अंग्रेजी राज्य का प्रदेश कहलाने लगा, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित रहा। यदि हम बात करें, इस एक्ट में कहा गया था भारत में राज्य विस्तार और विजय की योजनाओं का चलाना ब्रिटिश राज्य की नीति मान और दक्षता के विरुद्ध है। देखिए, इस एक्ट में जो कहा गया था, जो भारत में जो राज्य विस्तार था, जो उसकी विजय की जो योजनाएं चलाई जा रही थी, ब्रिटिश राज्य सरकार की जो नीतियां थी, जैसे मान या इच्छा के क्या थे, विरुद्ध इसको कर दिया गया था। और भारत में अपराध करने वाले अंग्रेजों पर इसमें क्या कहते हैं, मुकदमा चलाया गया। और जो इंग्लैंड के जो एक विशेष जो न्यायालय थी उसकी स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। इसमें क्या कहता है, मैंने इसको आपको बताया था, इसमें 3 न्यायाधीश थे, जिसमें 4 लॉर्ड्स और 4 क्या कहते हैं कमान संसद के। इसमें क्या था, 4 लॉर्ड्स और कमान संसद के 6 सदस्यों के हाथ में इसको नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, अब जो राजनीतिक मामलों की यदि हम बात करें, बोर्ड ऑफ कलेक्टर का इसके अंतर्गत क्या किया गया था, गठन किया गया था। और साथ ही इसके जो सदस्यों की जो सिफारिश ताज की घाटा कर सकता था, इसको क्या कर सकता था, जिससे के सदस्यों को सिर्फ ताज ही हटा सकता था। ठीक है, और यदि हम बात करें राज्य जो सचिव बोर्ड थे, जिसे हम सचिव बोर्ड ऑफ कलेक्टर का जो सदस्य था, जिसके निर्णायक मत देने का इसमें यदि हम बात करें
व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन इसके अंतर्गत किया गया था, कर दिया गया था। ये रहा आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अब यदि हम इसमें बात करें, जो नियंत्रण मंडल था, इसमें 6 सदस्यीय टीम थी, जिसमें चांसलर ऑफ एक्सचेंजर थे, राज्य सचिव थे, 4 सदस्यीय पिक्स काउंसिल के सदस्य थे। इन सभी की जो नियुक्ति थी, जो प्रतिनियुक्ति का जो अधिकार सम्राट को इसके अंतर्गत सौंप दिया गया था। और इसमें क्या किया गया था, इस जो ब्रिटिश ने क्या किया था, भारतीय उपनिवेश के 2 ऐसे शासकों को इसके अंतर्गत रखा है, जिसमें पहला कंपनी शासन के निर्देशक के तौर पर, जिसे बोर्ड ऑफ कलेक्टर कहा जाता था, और दूसरा क्या किया था, निर्णायक जो मंडल के माध्यम से इसमें क्या किया था, सम्राट को इसमें स्थापित किया गया था। और इसकी स्थिति ऐसी बन गई थी 1858 में 58 तक ये स्थिति बरकरार रही। और जब मैं बात कर रहा था आपसे गवर्नर जनरल परिषद की, इसमें क्या था, 4 सदस्य से कम करके इसको 3 कर दिया गया था। और जो परिषद में क्या था, भारत में जो प्रशासनिक, जैसे सैन्य की बात करूँ, सैन्य शक्ति की यदि हम बात करें, युद्ध की बात करें, संधि की बात करें, राजस्व की बात करें, या फिर देश की जो रियायतें थी आदि की यदि हम इसके अंतर्गत बात करें, तो उसको भी उन्होंने अपने अधीन शक्तियाँ प्रदान कर दी थी। और ये अधिनियम का जो महत्व की यदि हम बात करें, 1784 की यदि हम बात करें, तो इसमें क्या था, भारत में जो कंपनी के जो क्षेत्र थे, पहली बार ब्रिटिश के आधिपत्य के रूप में इन्होंने अपने आप में इसको घोषित कर लिया। और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के जो कार्य थे उनको क्या करना था, प्रशासन और को पूर्ण रूप से नियंत्रण रूप से अपने अधीन इसको कर लिया गया था।